हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपकी दूसरी क्लास है जो कि आपको पता ही होगा मॉडर्न इंडिया की, जिसमें जिन्होंने आप पहली क्लास नहीं देखी पहले वो पहली क्लास देखें, फिर इसके बाद इस क्लास को देखें। चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक लिखे हैं और एक तरफ पुस्तकें लिखी हैं, और ये पुस्तकें हमेशा पूछी जाने वाली हैं, तो मैचिंग के लिए कूट बाद देखेंगे बाद में। पहले हम कुछ देख लेते हैं। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है सभी को पता होगी, हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी है? गीतांजलि है। अब यहाँ से कुछ ये दोनों देखो एक अजीब से हैं, तो हम लोग कैसे ट्रिक बनाते हैं? खुश। कुछ ऐसे याद करें कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग खुश थे पाकिस्तान जाने के लिए, ठीक है, तो खुश से रिलेट कर लो पाकिस्तान जाने के लिए खुश। तो खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे देखो बनर्जी, बनाना बनाना, और यहाँ पे देखो मेकिंग माने भी होता है बनाना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग। जब भी पुस्तक का नाम आएगा अ नेशन इन मेकिंग, मेकिंग माने बनाना, मतलब बनर्जी। तो ये चारों का पुस्तकों का ये सही जो क्रम है वो इसमें आप ढूंढ लें। जो तो हम लिख देखते हैं पहले का चौथा किसमें दिया है? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन से, जो थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे हम लोगों को। उसमें पहला क्या है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो गांधी जी के द्वारा कब लिखी गई थी? 1909 में। तो ये ज़रूरी क्यों है सर? क्वेश्चन हमें इतना तो पता ही चल गया ना, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी। क्वेश्चन आते हैं 4 पुस्तकें, उनको उनके लिखने के तौर पे जो क्रम से पूछते हैं। तो 1909 में ये पुस्तक लिखी गई थी और 1910 में से बंद कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी की कौन सी पुस्तक बंद कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, हम कह सकते हैं उसका प्रकाशन को प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, जो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो गीतांजलि को लेके इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उन्हें 1913 में से क्या मिला है? नोबेल मिला है। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि जो भी लोग क्लास पूरी देखते हैं उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। जो भी बीच में हम क्वेश्चन डालते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट्स में, तो हमें पता चलता है कि आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं। लेकिन किसी भी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया था, ठीक है। तो आज हम आशा करेंगे कि आप लोगों के आज कमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आज का जो होमवर्क है वो ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। और कल मैंने पूछा था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। किस आंदोलन को चलते दी थी वो भी मैंने बताया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखो हम लोगों ने कल राष्ट्रीय गान दिया था, किसी ने नहीं बताया। मैं आज भी वेट करूँगा कि दूसरा राष्ट्रीय गान किस देश का है, गाया उन्होंने और किस भाषा में। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि पहली है आँख की किरकिरी। क्वेश्चन आएगा आँख की किरकिरी पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। दूसरी है नाव दुर्घटना। कौन सी है? नाव दुर्घटना। तीसरी है घर और बाहर। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ बस वही सुनो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योगा योग पुस्तक हमेशा पूछी जाने वाली पुस्तक है। योगा योग पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। बात समझ में आ रही होगी। अगली पुस्तक का नाम है गोरा। अगली पुस्तक का नाम है उपन्यास है, ये ऐसे भी मान सकते हैं, कुलवधु। तो अगर ये आपको याद हो रही हैं तो इसमें से एकमात्र गीतांजलि के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ही योगा योग, ठीक है। छोटा कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन नए होंगे हम सभी के सभी इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें देखो एक व्यक्ति दिख रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये वह व्यक्ति है जिसे 1874 में ICS है ना, ICS का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। ICS से इसे बर्खास्त कर दिया गया। तो सबसे पहले जो सिविल सर्विस में आने वाले भारतीय यही हैं, और इन्हें इससे क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया गया था। सुखवंत सिंह की एक पुस्तक पूछी जाती है, दिल्ली, इंग्लिश में डेली होता है ना, डेली। एक नॉवेल है ये डेली पुस्तक किसकी है? सुखवंत सिंह की है। हम लोगों ने चारों क्वेश्चनों को तोड़ लिया है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इंडिया फॉर इंडियंस। आजकल स्टैटिक यही पूछा जा रहा है कि बताइए, किताबें पूछ लेता है कभी, उनकी जो शैलियाँ हैं मंदिरों की वो पूछ लेते हैं। अब बहुत कम पूछे जाते हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे नृत्य पूछ लें, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े टफ बनाने लगे हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसकी है? CR दास की, चित्तरंजन दास की, CR दास की। किसकी है? CR दास की, ठीक है।
याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ पुस्तकें हैं भाई साहब, सभी लोग लिखें ये पुस्तकें, क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान से सुनना। पहली है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, याद रखना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय की है। किसकी है? पीसी रॉय की है। दूसरा है सोवियत एशिया, सोवियत एशिया पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी? सोवियत एशिया, जवाहरलाल नेहरू की। तीसरी है व्हाइट सोशलिज्म, आप याद करेंगे क्योंकि कभी किसी ने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। व्हाइट सोशलिज्म किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। अगर याद हो तो कमेंट्स में छाप देना जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम क्या है, कल मैंने बताया था। तीसरी है वी पुस्तक किसकी? वा में बड़ी की मात्रा, ओनली वी। ये है NS गोलवलकर की, गोलब लकर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली पुस्तक का नाम है, लिखना, विदर इंडिया। कल हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी की लिखी थी, याद होगा, तो 5-10 क्लास में सभी निपट जाएंगी। विदर इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। अगली है लेटर्स फ्रॉम रसिया, लेटर्स फ्रॉम रसिया मतलब रूस। लेटर फ्रॉम रसिया रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, लेटर्स फ्रॉम रसिया। अगली है राइज ऑफ मराठा पावर, ये पुस्तक किसकी है? MG रानाडे। और सबसे सरल और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कल थी इंडिया डिवाइडेड, आज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी है जवाहरलाल नेहरू की। इतनी पुस्तकें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कराने को तो हम बहुत सी करा सकते हैं। चलिए अगर कहो तो 2-4 और करा देते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की एक मुझे याद आ रही है, कल मैंने शायद नहीं कराई हो, आज करा दे रहे हैं। प्राच्य और पाश्चात्य पुस्तक, ये किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। और मैं कहूँ कि अगर 1857 के विद्रोह से जो भी पुस्तक पूछी जाती है, कल एक मैंने बताई थी, और आज है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है आज की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसकी है? तो BD सावरकर की है, BD सावरकर। याद होगा कल मैंने बताया था BD सावरकर के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, वो कहाँ है, सब कुछ बताया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिए। अगली पुस्तक है बंग दर्शन। कौन सी है? बंग दर्शन किसकी है बेटा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। और आज की लास्ट पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये किसकी? लॉर्ड कर्जन की है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी वीडियो को स्किप कर देते हैं सर, कभी तो किताबें ही लिखवा रहे हैं, बेटा याद रखो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो बेटा, किताबें ही पूछी जानी है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया फॉर इंडियाज किसकी है। तो अभी मैंने बताया ये पुस्तक किसकी है? CR दास की, चित्तरंजन दास की है। चलिए फिर से यही पूछ दिया गया है, बताइए सुमलित नहीं है इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है? देखते हैं क्या है, क्या सुमलित नहीं है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, आपको होगा सर हमें तो पता ही नहीं है, तो छोड़ देते इसको। सबने अवज्ञा आंदोलन सभी को पता है 1930 में हुआ था, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, क्योंकि पहला 30 में तो दूसरा 31 में। लेकिन सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड्स ये 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलिए तोड़ना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट जब आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने, क्वेश्चन समझो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय या सांप्रदायिक पंचाट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। यहाँ पे क्लीमेंट एटली मत लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अब जब जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। जो सांप्रदायिक पंचाट क्या है? सांप्रदायिक पंचाट में ये था
कि दलित लोगों के लिए, हिंदू वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, ठीक है, हिंदू दलित लोगों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई थी। ये था सांप्रदायिक पंचाट 1932 में। तो ये चीज़ भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत अच्छी लगी कि यार ये तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, लेकिन ये पसंद नहीं आया गांधी जी को। तो गांधी जी ने तुरंत ही अन्न सन्न कर दिया। और कहाँ कर दिया था? जेल में। तो वो उस समय कहाँ थे? यरबदा जेल में थे। कहाँ थे? यरबदा जेल में। तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बताइए कौन सा, कह सकते कौन सा समझौता जेल में हुआ था? तो भाई साहब यरबदा जेल में हुआ था। कौन सा? पूना पैक्ट समझौता। तो सांप्रदायिक इसका ही डिसीजन निकालने के लिए अंबेडकर जी और गांधी जी का क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। वो समझौता हुआ कब था? तो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। 1932 को हुआ क्या था? ये गांधी अंबेडकर समझौता द्वारा पृथक जो निर्वाचन मंडल था ना, वो रद्द हो गया था कि हम ठीक है, हम पृथक निर्वाचन नहीं दे रहे हैं, नहीं चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे वो पूरी करेंगे, ठीक है। तो याद रखो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए गांधी और अंबेडकर समझौते का मुख्य मोटो क्या निकला? तो उसमें ये निकला कि दलितों के लिए केंद्रीय जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% स्थान पर 11% स्थान जो रिजर्व था उसकी जगह कितना कर दिया था? 18%। कल मैं पूछ सकता हूँ क्लास में कि बताइए कि इस एक्ट में जो केंद्रीय विधायिका मंडल था उसमें 18% के स्थान पर कितना कर दिया दलितों के लिए? कि अब 18% लोग 11% से 18% कर दिया। और जो राज्य की विधायिका मंडल थी उसमें 71 सीटें थी, 71 सीटों की जगह कितनी कर दी? 147 सीटें आरक्षित कर दी। ये राज्य वाला पूछा जाता है। 11 से 18 और 71 से 147 कर दिए। भाई साहब बहुत खुश हो गए। अब गांधी जी ने इसी को लेके बाद में हरिजनों को लेके पत्रिका प्रकाशित की थी। तो हम लोग जानते हैं हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित की है? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं है इसमें। बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है। सहायक संधि 1863 में हुई है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था 1833 में, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के लिए 1813 में भारत में व्यापार खोला जाना था, ये भी सही है। अब सब चारों सही है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं सहायक संधि 1863 की नहीं है। और कल मैंने आपको बताई थी कि सहायक संधि कब हुई थी। अब सहायक संधि 1863 की नहीं है। अब मैं कहूँ सहायक संधि भारत में सर्वप्रथम कौन लाए थे? फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले ने शुरू की थी, कल मैंने बताया था। लेकिन इसे हम कह सकते व्यवहारिक रूप या वास्तविक इसको लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर क्या माना जाएगा? वेलेज़ली को माना जाता है। और अवध के जो नवाब थे, ध्यान रखो, अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने समझौता किया था। याद है किसी को? ये भी एक क्या थी? सहायक संधि का ही एक रूप था। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो भी एक क्या है? एक सहायक संधि का ही एक क्या था? रूप था। लेकिन हम लोग क्लाइव को तो कहीं भी सहायक संधि से जोड़ते ही नहीं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आएंगे, समझना ध्यान से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को, देखो ये वर्ड देखो, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? राजनीतिक फिरौती कहा। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मॉन्टेग्यू? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिनलिथगो ने। किसने कहा था? लिनलिथगो ने। अब इनका जो कार्यकाल था याद रखो 1936 से लेके 43 तक। तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब है? 36 से 43 तक। तो अगर मैं तुमसे कोई ये घटना पूछूं इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर समझ जाना, ठीक है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन, लॉर्ड लिनलिथगो के समय क्या क्या हुआ? तो ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय कौन कौन से हुए? राज्यों में चुनाव प्रारंभ हुए जब समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यही थे। दूसरा क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित किया इसी के समय। अगस्त प्रस्ताव भी इन्हीं के समय आया था। अगस्त प्रस्ताव भी, क्रिप्स मिशन भी इसी के समय आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय आया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कल अगर कल का टॉपिक किसी ने पढ़ा है तो हमें बताइए कि कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था?
अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। और मैं आज जो बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक से गांधी इरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, तो आज देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री चलाते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब एक व्यक्ति ही एक दीवार के बराबर है। किसने कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा, सॉरी माउंटबेटन ने कहा था ये बात। ठीक है, तो मुझे दो व्यक्ति इस पूरे इरा में आते हैं, तो मैंने एक के तो आपको गिना दिए। लॉर्ड लिनलिथगो के समय कितनी घटनाएं हुई थी, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सुन लिया होगा सब लिख लेगा। और मैं आज दूसरी जो गिना रहा हूँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि यही दो अकेले हैं पेपर में आते हैं, और देखो आज दोनों ऑप्शन में डले हैं, इसलिए मैं आज दोनों को डिस्कस कर देता हूँ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय कौन कौन सी थी? नंबर एक होम रूल लीग्स की स्थापना हुई थी 1916 में, याद है। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव आया था लिनलिथगो के समय, और अगस्त घोषणा इनके समय हुई थी। अगला कौन सा है? रॉल एक्ट इसी के समय आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इन्हीं के समय आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय हुआ था। हंटर आयोग और मालवीय समिति भी का गठन भी इसी के समय हुआ था। याद हो किसी को कि मालवीय समिति क्या थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको लेके। इसके बाद खिलाफत आंदोलन आया, इन्हीं के समय आया था। असहयोग आंदोलन इसी के समय आया था। सैडलर आयोग इसी के समय आया था। मोपला विद्रोह। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो सैडलर आयोग है, इसके बारे में तो खैर आज के क्लास डिस्कस किया है, सैडलर आयोग। तो अब बताइए सैडलर आयोग का संबंध किससे और कब आया था? ठीक है ना। अब मैंने इतना बता दिया कि चेम्सफोर्ड के समय आया, तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल तो पता ही है, तो बस इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जितने आते हैं मैंने सब करा रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में ना आए तो फिर बेकार है। वर्धा में सेवाग्राम, देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कभी अपने पढ़े नहीं होंगे। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए, जो सेवाग्राम की स्थापना थी वो इनके एक व्यवसायी, इनके जो कह सकते पुत्र भी मान लेते हैं, जमुनालाल बजाज का, इनको इसका महत्वपूर्ण योगदान था इसको बनाने में। ठीक है, अब ये सेवाग्राम आश्रम है कहाँ? तो सेवाग्राम आश्रम आपको वर्धा समझ में आ रहा है, तो वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में एक वर्धा जिले, वहाँ पे बनाया था, एक गांव था या गांव में बनाया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्धा आश्रम की इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में जमुनालाल बजाज के प्रस्ताव पर की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेवाग्राम आश्रम का पुराना नाम क्या है? सेगांव। क्या नाम है? सेगांव। सेगांव से बना है सेवाग्राम। अब ये क्यों जरूरी है? इतना ही हमें इतना इसको क्यों पढ़ें ध्यान से? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब दांडी मार्च हुआ था ना, वो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। उस समय जब इन्होंने कहा था, इन्होंने कह ही रखा था गांधी जी ने कि इन्होंने प्रण ले लिया था कि भारत को आज़ाद कराने के बाद ही मैं अपने घर लौटूंगा, साबरमती आश्रम लौटूंगा। तो अब देश एक दिन में तो आज़ाद होगा नहीं, तो भाई साहब 1930 के बाद से लेके जब तक वो मर नहीं गए, तो कह सकते मरने के 10 साल पहले तक, 10 साल तक, मैं ये भी कह सकता हूँ कि दांडी मार्च के बाद वो कहाँ रहे? जब अपने घर पे नहीं रहे, तो भाई साहब ये यहीं रहे थे। कहाँ पे? सेवाग्राम आश्रम। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी मरने से पहले कहाँ निवास करते थे? तो बच्चे सोचते अपने घर में ही रहते होंगे, तो घर उनका कहाँ था? साबरमती में था, गुजरात में था? नहीं, तो उन्होंने दांडी मार्च के बाद से वो कभी घर ही नहीं लौटे, तो वो कहाँ रहते थे? सेवाग्राम में। और सेवाग्राम कहाँ पड़ता था? समझ गए। अगला पॉइंट यहाँ से रिलेटेड थोड़ा सा मुझे वो क्वेश्चन टच हो गया, इसलिए उसको जोड़े लेते हैं। वो क्या कि 1915 में एक किताब, अब ये ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ किताबें कुछ कहती हैं, कुछ किताबें क्या कहती हैं, देखो ध्यान से सुनना। 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। देखो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, क्योंकि 15 में गांधी जी वापस आए और 15 में ही इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, क्योंकि इन्हें दान दी गई थी। तो कई किताबें 1916 कहती हैं, ठीक है, 1916 कहती हैं, इसलिए ध्यान रखना। इसी सत्याग्रह आश्रम को 1917 में ये साबरमती के तट पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि आसपास की जगह और खरीद ली गई थी, और इसका नाम फिर साबरमती आश्रम रख दिया गया। तो 1917 में इसका नाम साबरमती आश्रम। लेकिन साबरमती आश्रम का पहले नाम क्या था? तो आंसर होगा सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तो बस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कई किताबें 1916 कहती हैं, लेकिन मैंने 1915 पढ़ा है, इसलिए मैंने 1915 बताया आपको। ठीक है, ध्यान रखना। या क्वेश्चन फिर से सुन लो, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि गांधी के अंतिम 10 वर्षों के जीवन काल का स्मृति स्थल क्या है? तो सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आज बता दिया। आगे आ जाओ।
देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि देवबंद है तो ये सब हो सकते हैं। राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। अब आज अबुल कलाम आज़ाद का एक तरह से ऑपरेशन करना है इस क्वेश्चन से, इससे जुड़े सारे क्वेश्चन का करना है। पहला, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1888 में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे, याद होगा, जिन्होंने उर्दू में एक सबसे इम्पोर्टेंट साप्ताहिक पत्रिका है अल हिलाल, अगर किसी को याद नहीं है तो कर लो आज। अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अबुल कलाम आज़ाद। कल मैंने पख्तून बताई थी, आपके जो लाल कुर्ती आंदोलन के थे खान अब्दुल गफ्फार खां के, उन्होंने पख्तून। और अल हिलाल पुस्तक किसकी, पत्रिका किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। इतनी चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। एक दो कहो तो और इनकी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। एक है अल हिलाल है और एक है अल बालाग। अल बालाग तो हम तो इस तरह से बस अल किसे याद किए थे? अबुल कलाम अल हिलाल, तो ये रिलेट हो जाता है। अल बालाग भी इन्हीं की पत्रिका है। तो अब क्वेश्चन समझ लो बेटा। तो दो पुस्तक देख ली हमने अबुल कलाम आज़ाद की। तीसरा क्वेश्चन इनसे क्या बनेगा कि भारत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसमें से 1923 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इन्होंने इसकी सबसे पहले अध्यक्षता की थी। और अध्यक्षता करने से क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन तो कुछ नया नहीं, क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए भारत में ऐसे इनमें से कौन सा व्यक्ति ने सबसे कम उम्र की या सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे युवा रहे। तो युवा का मतलब क्या चीज़? 18-19 साल के थे? नहीं, ये थे 35 साल के। तो सोचो जितने भी अध्यक्ष रहे होंगे तो इनकी हमेशा हर एक व्यक्ति की उम्र 35 से ऊपर रही होगी। तो ये सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो युवा हो गया, एक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेसी अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक, तो 1940 से लेकर 1945 तक यही कांग्रेसी अध्यक्ष रहे। अब 1940 में जो कांग्रेसी अधिवेशन हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने कल 38, 39 और 34 पढ़ लिया था। 34 की राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, 38 और 39 की सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और 1940 से 45 धीमे धीमे देखो, खुद देखो हमारे सब कंप्लीट होते जा रहे हैं। 1923 का भी आज देख लिया अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे ही याद हो जाते हैं। अब 1940 में कहाँ हुआ था? तो बेटा रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और 1945 तक ये अध्यक्ष रहे थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत के ये कौन रहे थे? प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे, याद होगा सभी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा हूँ कि 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई जाती है। उस दिन क्या मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? जैसे टीचर डे मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है ना, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो अब ये जो मैं पूछ रहा था तो वहाँ पे सर देवबंद का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हम ए लगाएंगे। तो ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद हो गया। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद की स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका दिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे, क्वेश्चन ये पूछ दे कि देवबंद आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से जुड़ेगा ही नहीं। ये तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, छी करके याद किया था मैंने, छी देव मतलब भगवान, को बंद कर दिया, ये तो बहुत छी गलत काम हुआ। छी मतलब छाछठ। अब ये हंसने वाली बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। और ये देवबंद कहाँ पड़ता है? ये सहारनपुर ज़िले में हुआ था, याद रहेगा। तो इससे जो व्यक्ति जो है, तो अभी के लिए याद हो जाए तो ठीक है। नानोतवी ना याद हो तो भी चलेगा, अभी के लिए इतने ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम एक साथ इनको करवाने की कोशिश करेंगे। नानोतवी और अहमद शॉर्ट में याद किए थे हम। नानोतवी और अहमद, इन दोनों ने इसकी स्टार्टिंग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 आधारित था, याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। अब यहाँ से बहुत बारीक क्वेश्चन है, और हमें लगता है ये 100% पैट में मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था, भारत का वायसराय कौन था? तो देखो, मॉन्टेग्यू जो नाम आगे लिखा होता है वो होता है सचिव किसी में भी, और जो पीछे लिखा होता है वो होता था उस समय वायसराय। तो मैं कहूँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भारत का सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू।
अब मैं तुमसे कहूँ मार्ले मिंटो सुधार में कौन था, तो मार्ले कौन हो गया, सचिव हो गए, मिंटो कौन हो गए, वायसराय हो गया। पकड़ पा रहे होगे पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू के समय 1 अगस्त घोषणा हुई थी। तो वो अगस्त घोषणा हुई थी कब थी, तो 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की गई थी उसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। किसने की थी, चेम्सफोर्ड जी ने। अब इस एक्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं, इस एक्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं। वो बातें क्या हैं। नंबर 1, इस एक्ट में सबसे पहले केंद्र सूची और राज्य सूची के बारे में उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, इस एक्ट में सबसे पहले, इस एक्ट में राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। इसमें राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। किस एक्ट में, 1919 में राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट। मान लो इस एक्ट में पहली बार महिलाओं को महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला 1919 में। और इसी का दूसरा नाम क्या है, या मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय परिषद ये एक्ट है, इसको भी हम कह सकते हैं माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 में। तो हमने इसके कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। कौन कौन से, महिलाओं को सबसे पहले वोट, केंद्र सूची राज्य सूची के बारे में भी इसी में कहा गया था। केंद्र सूची और राज्य सूची की जो सूचियाँ होती हैं उसमें, और राज्यों में द्वैध शासन भी लगाए गए। 3 पॉइंट रट लो, क्योंकि महिलाओं वाला हमेशा आता है और द्वैध शासन वाला। कि राज्यों में द्वैध शासन किस एक्ट में लगा था, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम में आया था। और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1919 वाले में आया था। ये 2 याद कर लो। अगला क्या है, अगला है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। सभी को पता होगा, पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। नहीं थे लॉर्ड एमरी। बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर क्या, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उस समय उनकी सत्ता थी। किसकी, एटली की। और हम लोगों ने जब गोलमेज पढ़ा था वहाँ पे हम रेंजे मैकडोनाल्ड का नाम बताया था। अब कैबिनेट मिशन का जब नाम आता है तो वहाँ पे क्लीमेंट एटली का नाम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। याद रखो किसने भेजा था, कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, क्लीमेंट एटली ने। कब भेजा था, मार्च 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे, 3। कौन कौन से थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। चलिए, इतना से मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर पैथिक लॉरेंस जो था, अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय सर पैथिक लॉरेंस कौन थे, ये भारत के सचिव थे। इतने डीप क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको। भारत के सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे क्रिप्स। तो अलेक्जेंडर कौन थे, ये नौसेना का मंत्री था। अगर इतनी चीज़ याद हो गई तो बस 2 पॉइंट बचे हैं, 2 और दिमाग में डाल लो। क्या, इस मिशन के ही आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, या कह सकते हैं इस मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इस तरह से। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ठीक। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसका हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इतने पॉइंट अगर लिख लिए तो बहुत बढ़िया है। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। कितना सरल क्वेश्चन है, और ये भाई साहब सभी को दिख रहा होगा, ग्वालियर। अंग्रेजों ने सिंध को 1843 में मिला लिया था। 1843 में मिला लिया था। थोड़ा सा मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि उस समय ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर अधिकार किया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ये मेरा थॉट है, कहीं ऐसा पूछ सकता है। तो शायद अगर मैं 43 से रिलेट करूं तो उस समय लॉर्ड शायद एलन बरो थे, ठीक है। अगर हैं तो शायद आप लोग हाँ लिखना, मैसेज करना, कमेंट्स करना कि हाँ सर सही है। नहीं तो मेरे से लिखना नहीं, क्योंकि मुझे लगभग याद है कि ऐसा क्वेश्चन बना है। तो उस समय एलन बरो थे, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर, किसको नहीं जोड़ा गया था, ग्वालियर को। अब आपको पता ही होगा 1856 में कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था। 1856 में कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था। और 17 तो सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1848 में याद है ना, हड़प नीति के अनुसार। तो सर बताते जाओ तो पता है, नहीं तो वैसे में कुछ नहीं पता। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित कर लिया था।
अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन अगर ना मिले तो मुझे लगता है कि हर मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा मिलना होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा फहराया था या तिरंगा झंडा फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को, याद रखो तारीख, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। याद है ना? इसी दिन को लेके 26 जनवरी को लेके ही तभी हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किए थे। अब इतना सरल क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडरेट कर दें तो शायद लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है आज। हसरत मोहिनी, नाम क्या है? हसरत मोहिनी। हसरत मोहिनी ने कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था। सर्वप्रथम कौन लाया था? हसरत मोहानी। जवाहरलाल नेहरू ने चिपका देना। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ और 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने गिने चुने 10-12 करा दिया अभी में अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने किसकी की थी? 1936 की थी लखनऊ में, और 1937 की थी फैजपुर में। अगर किसी को याद हो तो ये बता दीजिए, ऐसे मन से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था। अगर किसी को याद है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हो आप लोग, तो बिल्कुल आप इसका कमेंट्स में हमें आंसर जरूर देंगे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थे? 1928 में तो हम लोग ऐसे भी तो लगा सकते हैं, मोतीलाल नेहरू 28 से रिलेटेड तो कहीं नहीं लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी उस समय थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन एम ए अंसारी जैसे वर्ड तो सुनने से लग रहे होंगे। ठीक है, तो 28 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी जी। थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन मान लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष, ये क्वेश्चन हमें आज किसी ने पूछा था, आज नहीं, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, ये किसका है? असहयोग आंदोलन का है। याद है? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ना, असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा था कि हमारी बात मान लीजिए, हम 1 साल के अंदर आपको स्वराज की प्राप्ति दिला देंगे। लेकिन 1922 में घटना हो जाती है, चोरा चोरी घटना, जिसको लेके गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और फिर होता है क्या? दास गांधी समझौता 1923-24 में, जिसको लेके थोड़ा सा क्या होता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। और गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं हिंसा तो कभी नहीं करवाने दूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए। तो फिर क्या, दास ने कहा कि भैया ठीक है, हम अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। और फिर बनती है क्या? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऐसे मान लेते हैं, या सहयोग से। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति दिला देंगे। तो ये किस आंदोलन की बात थी? असहयोग आंदोलन। आंसर हो जाएगा 1920। ये क्यों बच जाता है? आगे, गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है? नहीं भाई सब, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। आंसर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी गांधी हीरा पढ़ना है इसलिए। आ जाइए 16वां क्वेश्चन, और ये छपने वाला क्वेश्चन है। छपने वाला, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल R.O. डायर, याद रखो ये ऐसे वर्ड याद रखना, R.O. डायर ने जिम्मेवार था। R.O. डायर इसका क्या था? जिम्मेवार था। और इस नरसंहार में एक भारतीय व्यक्ति थे, जिनको हम लोग व्यक्ति तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये सबसे गधे आदमी मान लो, क्योंकि इस व्यक्ति ने धोखा दिया था जिसमें हमारे काफ़ी लोग मारे गए थे। नाम था इसका, इस नरसंहार में हंसराज नामक के भारतीय ने अंग्रेजों के सहयोग दे दिया था। अब अभी मैंने R.O. डायर बताया ना, R.O. डायर। अगला व्यक्ति का नाम सुनना ध्यान से। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, M.O. डायर। वो थे R.O. डायर और ये हैं M.O. डायर। M.O. डायर था। और मार्च, याद रखो, तो M.O. डायर। अब गोली किसने चलाई थी, ये आप हमें ऑप्शन दीजिए। गोली किसने चलाई थी? और मैंने क्वेश्चन फिर से सुन लो, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल ओ डायर जिम्मेवार था और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अब इतनी सालों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि डायर ने गोली चलाई, तो कौन से डायर ने चलाई? अब आपको आंसर देना, M.O. या R.O. पता चल जाएगा कि आप लोग सच में ध्यान लगा के पढ़ते हो, माइकल ओ डायर या R.O. डायर ने।
अगला क्वेश्चन, 1919 में ही क्या आया था, रॉल एक्ट आया था, याद होगा रॉल एक्ट आया था। इसी के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई थी। इसी का दूसरा नाम 1919 का जो रॉल एक्ट है ना, उसी का नाम है बिना कोई कारण बताए इस एक्ट के अंतर्गत किसी भारतीय को बंदी बनाया जा सकता था। क्वेश्चन आएगा रॉल एक्ट क्या है। रॉल एक्ट के अंदर सर किसी भारतीय को, जो भी देश के मतलब देश में जो अंग्रेज रह करते थे, सरकार के खिलाफ अगर कोई भी साजिश बना रच रहा है, उसको बिना सबूत के या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकार की ना उसकी गवाही होगी ना सुनवाई होगी, सीधे उठा के उसको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। अच्छा, ये इतना खतरनाक। तो उसको लेके मोतीलाल नेहरू ने रॉल एक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कानून के अंतर्गत दलील, वकील और अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कथन किसका है, मोतीलाल नेहरू का। लिख लो इस कथन को। क्या बोला, इस कानून के अंतर्गत दलील, वकील और अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा ठीक है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। अगर किसी ने पिछली क्लास देखी है तो याद होगा। कौन सी, अरे ये क्या हो रहा है, हंटर समिति। कौन सी थी, हंटर समिति, याद रहेगा, हंटर समिति। और हंटर समिति ने पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर, माइकल ओडायर, इसको निर्देश घोषित कर दिया था। देखिए यहीं से दिक्कत हो गई, क्योंकि इसने कहा था मात्र 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस की जो मालवीय समिति बनाई गई थी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें कहा था 1000 लोग मारे गए। तो याद रखो मालवीय समिति का संबंध किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नए क्वेश्चन है, तो नए क्वेश्चन है, ये नए क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट। भाई साहब जहाँ लग गया लगातार 6 वर्षों तक, भाई साहब चिपका दो सीधा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अब अबुल कलाम आज़ाद का अगर कुछ पुराना क्वेश्चन याद आ रहा होगा तो 1940 रामगढ़ अधिवेशन और 1945 तक, और 1923 का दिल्ली अधिवेशन, सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष। ये 3 क्वेश्चन अब बिल्कुल याद हो जाएं, मुँह पे आ जाएं। इनकी 2 रचनाएं अबुल कलाम आज़ाद की, अल हिलाल और अल पलाल। लो सर इतनी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतने क्वेश्चन से मैं आपका काम करा दें। अब क्वेश्चन आएगा 1945 में, अगर मैं तुमसे कहूँ 1945 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की, तो 46 में किसने की होगी। ऐसे क्वेश्चन याद करो। अबुल कलाम आज़ाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, या कह सकते हैं त्यागपत्र देने के बाद अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। कौन बन गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे 46 में। लेकिन ये कुछ समय के लिए बने थे। लेकिन जो परफेक्टली पूछा जाए तो नवंबर 1946 में कांग्रेस का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था विक्टोरिया पार्क में, उस समय जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी। तो मैंने मेरठ से डीप क्वेश्चन निकाल लिया था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में या कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो भाई साहब मेरठ में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, इसलिए मेरठ में हुआ। कब हुआ था, मेरठ में हुआ था 1946 का किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी ने किया था। अब एक और जेबी कृपलानी से क्वेश्चन चढ़ा लो दिमाग में कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अबुल कलाम आज़ाद पता ही है हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 18वां क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ। स्वतंत्रता प्राप्ति से रिलेटेड डायरेक्ट भारतीय प्रेस एक्ट याद होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ कर कुछ भी छापा तो प्रेस बंद कर दी जाएगी। और पहला जो अखबार जो बंगाली भाषा में था वो रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदला गया था, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की पत्रिका थी, याद होगा। और फिर थी एक राजाराम मोहन राय की, मैंने पढ़ाई थी उल मिरात, याद नहीं आ रहा, कुछ उल मिरात करके थी, सॉरी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही, शायद उल मिरात ऐसे कुछ पुस्तक का नाम था, ठीक है। और एक मैंने बताया था कि इसका समर्थन जो किया था वो किया था पायनियर ने। ये सारे पॉइंट रिपीटेड हैं, अब ऐसे ही ऐसे याद होते जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे, मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, भाई साहब कुछ भी छापो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आए कब थे जी, सर आए थे 1835-36 में। कब आए थे, 35-36 में। तो क्वेश्चन आएगा इन्हें बताइए भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ को। ध्यान से सुनना मैंने क्या लाइन बोली, भारत में समाचार पत्र का, और क्वेश्चन पूछें भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय पत्रकारिता का जनक, कल याद होगा मैंने पहले ही पॉइंट लिखवाया था, भारतीय पत्रकारिता का जनक राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। नहीं है याद,
वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना तो। सब होशियार हो जाओगे तो फिर कैसे। भारत में समाचार पत्रों का जनक J.K. हिक्की को कहा जाता है। J.K. हिक्की को भारत में, ये कैसे, भारत में समाचार पत्रों का जनक, भारत में समाचार पत्रों का जनक J.K. हिक्की को कहा जाता है। और J.K. हिक्की द्वारा पहला जो हम कह सकते हैं अखबार है वो कौन सा है, बंगाल गजट। कौन सा है, बंगाल गजट, ये पहला अखबार है। ये कौन कब आया था, 1780 में। क्वेश्चन क्या है, भारत का सर पहला समाचार पत्र कौन सा है, सर बंगाल गजट है। कौन सा है, 1780 में, 1780 में बंगाल गजट है। किसके द्वारा हुआ था, तो ये है कौन, J.A. हिक्की के द्वारा। अब हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मैटकॉप, भारतीय पत्रकारिता का जनक राजाराम मोहन राय, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, राजकुमार। तो राजकुमार कहा जाता है किसको, क्रिस्टोदास को। किसको कहा जाता है, क्रिस्टोदास को। जितना पढ़ो ना उतना कम है भाई साहब, इतने क्वेश्चन तैयार करा देंगे आपके हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन 99% अगर मैं इसको लाइव क्लास में कराता तो ये क्वेश्चन का आंसर जो मैं सोच रहा हूँ वही आप लोग देते। वो क्या था कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो सीधा सीधा बच्चे ने सोचा चलो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर मेरा बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। तो दास प्रथा, सर ये तो आप गलत बता रहे हो, ये क्वेश्चन तो मैं श्योर हूँ कि गलत हो जाएगा। भाई सर ध्यान से सुनना, अब मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करूँगा। आज मैं कहूँ कि आज के दिन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्या कि बताइए, गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था, वह कौन था, तो भाई साहब आंसर था लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया है, ध्यान रखना, एक्ट 5 के अधीन। और लॉर्ड एलन बरो 1843 में दास प्रथा को समाप्त किए थे, याद रखना दास प्रथा को। और चार्टर कौन सा था, 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और इसे समाप्त करने के लिए गवर्नर इन काउंसिल को कहा गया। यहाँ तक तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन जोड़ दें थोड़ा सा कि सर अभी तक तो हम, अगर ये होता तो हम यही लगाने थे, लेकिन बेटा ये देखो दास लिखा है, दास। इस दास से रिलेटेड करो कि दास प्रथा का अंत तो हमारे अकबर ने भी किया था। और कब किया था, 1564 में। अकबर ने 1564 में दास प्रथा को समाप्त किया था। सर अकबर से कैसे जुड़ गया, तो अकबर से ऐसे जुड़ना है कि युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्ति को दास बनाने की प्रथा रोक दी गई थी, याद रखो ये था। ठीक है, अकबर ने 1564 में। अब हम कुछ इंसिडेंट में चले जाते हैं। चाणक्य ने भी कितने प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है, तो आंसर हो जाएगा 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है। और पुराने चले जाते हैं, अधिनियम 17 के अंदर विलियम बेंटिक ने 1829 में, याद रखना अब विलियम बेंटिक का नाम आ रहा है, 1829 में। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया है। किसका, सती प्रथा का। आपको याद है सती प्रथा और दास प्रथा जमीन आसमान का फर्क है। और अभी पीसीएस का क्वेश्चन था, सारी प्रथाएं दी थी, उनको कहा था क्रम से लगाइए, तो बताइए सती प्रथा आई 1829 में और दास प्रथा आई 1843 में। तो पहले कौन आया हुआ, सती प्रथा, इसलिए आप लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाने वाले थे इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए याद रखना आप। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया चाणक्य 9 प्रकार की दास प्रथा बताए। अकबर ने 1564 में समाप्त की, एलन बरो ने 1843 में समाप्त की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ चले गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर क्वेश्चन ना बनाए तो यूपी कांस्टेबल में ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर बने ना, पेपर में क्वेश्चन ना बनेगा 100%। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मतलब पुलिस व्यवस्था यही लेके आए थे, कौन, यही, तो इनके पैर छू लेने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्हें कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। स्थायी 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इतने क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपका मन, कुछ लोगों को लगेगा क्योंकि मैं अगर रेगुलर क्लास करूँगा ना आप लोगों को अच्छे से मन लगेगा और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओगे, आप वेट करोगे क्लास आने का, विश्वास करिए। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। किस कहाँ पड़ी थी, पंजाब में। अब मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन चला था, अगर ये कूका हमारे पंजाब में चला था तो ये कूका आंदोलन कब चला था, 1872 में। 1872 में क्या था ये कूका है क्या, कूका है सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कूका कहा जाता था, नामधारी संप्रदाय के लोगों को कूका कहा जाता था, याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के लिए हैं। लेकिन सर कूका आंदोलन
तो ये समझ में आ गया, पंजाब में चला, 1872 में चला। और कूका होते कौन थे? तो नामधारी, जो सिखों के नामधारी संप्रदाय थे उनके लोगों को कूका कहा जाता है। लेकिन चालू किसने किया था? तो किया था बालक सिंह, बाबा बालक सिंह ने और बाबा राम सिंह कूका ने। राम सिंह कूका ने इसको प्रारंभ किया था। बाबा, बाबा याद कर लो बस, बाबा कूका, बालक सिंह, बाबा राम सिंह, ऐसे कुछ भी बना लो, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहा मैंने, लास्ट में ले लेंगे। किसका? ए, भील विद्रोह हो जाएगा। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कब हुआ था सर? 1800 दशक, मतलब लगभग 1825 ईस्वी के में हुआ था। क्या था ये? इसका मूल कारण था कृषि संबंधित ब्रिटिश सरकार की नीति थी, है ना। मूल कारण कृषि संबंधित ब्रिटिश सरकार की नीति थी। चलिए ठीक है, ये बकाया कि हम लोग आने वाले समय पढ़ लेंगे। गौतम सन थोड़ा थोड़ा बता दें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। रंपा विद्रोह जो था, रंपा, रंपा से एक और नाम आता है, हाँ, रंपा को मुट्टा कहा जाता था और जमींदार को मुट्टादार कहा जाता था, बिल्कुल, रंपा, ठीक है। तो रंपा जो विद्रोह था वो 1920 में आया था, 1920 में। और जो संथाल विद्रोह सभी को पता होगा, 1855 में आया था, 56 में। और कोल विद्रोह तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है PPS UPPCS का, 31-32 में आया था। ये अगर विद्रोह भी लिखोगे ना, मज़ा आ जाएगा, एक बार देख लो। भील विद्रोह भी हाल हम लोगों ने पढ़ा, 1825 या 1810 के दशक में प्रारंभ हुआ था। रंपा 20 में आया था, कोल 31 में आया था, संताल 56 में आया था, 55-56 में। संताल का जो व्यक्ति है वो मुझे याद है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 व्यक्तियों ने इसको प्रारंभ किया था। कोल के मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। चलिए लो, वीडियो कंप्लीट हो गई आपकी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, जब तक के लिए जय हिंद।